हेलो माय यूट्यूब लर्नर। मैंने अभी आप लोग को बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था। ग्रंथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथ। तो बहिस्रावी में मैंने आपको बताया था कि जिसके लिए आपको नली की आवश्यकता हो, यानी जो ब्लड के संपर्क में ना आए, तो वो जो जिनका श्रावण होता है वो बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एंजाइम्स निकलता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि के विषय में आपको ये बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो है वे ग्रंथियाँ होती हैं जो आपके क्या कहते हैं कि ब्लड के संपर्क में रहती हैं, तो इसके लिए नली की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो एंजाइम्स को स्रावित करती हैं, तो ये जो है ब्लड के संपर्क में नहीं आती हैं। ठीक है, इसके लिए इनके लिए ब्लड के संपर्क में नहीं आती हैं बहिस्रावी ग्रंथियों में, इसलिए इनके लिए नली की आवश्यकता नहीं होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ब्लड के संपर्क में आती हैं, अतः इसके लिए नली की आवश्यकता होती है। ठीक है, सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो ब्लड के संपर्क में आती हैं, अतः इनके लिए नली की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये ब्लड के संपर्क में आती हैं। ठीक है, उसके बाद में मिश्रित ग्रंथियों में आपको बताया था कि वो नलिका युक्त भी होती है और नलिका विहीन भी होती है, अतः यह एंजाइम्स भी का भी श्रवण करती हैं, निकालती हैं, और हार्मोन्स भी निकालती हैं। ठीक है, अब वो उसका मिश्रित ग्रंथि का आपको हम बाद में बताएंगे, पहले समझते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? जो आपके ब्लड के संपर्क में आती हैं और इनके लिए नली की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो होती है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इनके लिए कोई अलग से नली की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये ब्लड के साथ में ही जो इसमें हार्मोन्स निकलता है ब्लड के साथ में ही बहता है। इनका सिक्रीशन अंदर अंदर होता रहता है और ये रक्त के संपर्क में आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखते हैं पहले हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस को हम ग्रंथि में भी पढ़ सकते हैं, और बल्कि हाइपोथैलेमस को मस्तिष्क में जब आप पढ़ेंगे तो वो अच्छे से डिटेल में समझ सकेंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये हमारे मस्तिष्क का मस्तिष्क में पाया या जो ग्रंथि में जब इसको पढ़ते हैं तो इसको ऐसे समझते हैं कि ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है, और यह सभी जितनी भी यानी यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। मनुष्य में जो भी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी का अनुभव होता है वह सब हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है। मतलब जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, मैंने आपको ये बताया था कि मनुष्य का जो कुछ भी हो वो उसके मस्तिष्क से ही निर्धारित होता है। कब हम गुस्सा होएंगे, कब हम खुश होएंगे, कब हम रोएंगे, कब हम हंसेंगे, यह सब हमारा मस्तिष्क ही बताता है। तो यह हमें मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा होता है वह बताता है कि मनुष्य कब किस चीज़ का क्या अनुभव करेगा। ठीक है, तो आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो जो है आपका क्या करता है, हाइपोथैलेमस आपका ADH जिसको एंटी डाययूरेटिक तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बनाता है। तो ये लेकिन ये जो हार्मोन्स जो है बनाता है आपका ADH है। ठीक है, लेकिन यह हार्मोन्स जो है जो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है, जिसको भी हम आगे देखेंगे, जो पिट्यूटरी ग्रंथ के 2 हिस्से होते हैं, एक अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि अग्र पिट्यूटरी और दूसरा होता है पश्च पिट्यूटरी। तो जो ये एंटी डाययूरेटिक होता है और ये ऑक्सीटोसिन होता है, ये जो है ये आपके जो है पश्च पिट्यूटरी में संग्रहित होता है और वहाँ से ही स्रावित होता है। यानी जो आपका ये हाइपोथैलेमस होता है ये ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन्स को, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को बनाता है, लेकिन क्या करता है बनाने के बाद जो पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्च हिस्सा यानी पीछे का जो हिस्सा होता है वह जो इसको संग्रहित कर लेता है और यह वहीं से स्रावित होता है और वहीं से कार्य करता है। ठीक है, आप समझ गए कि मतलब आपका जो ADH है और ऑक्सीटोसिन इन दोनों हार्मोन्स को बनाने का कार्य किया आपको हाइपोथैलेमस ने, और उसके बाद में बनाने के बाद में उसने करा क्या, आपके पिट्यूटरी ग्रंथ को दे दिया। पिट्यूटरी ग्रंथ के किस हिस्सों को दिया? पश्च पिट्यूटरी को दिया, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि का जो पीछे का हिस्सा होता है उसको दे दिया और वहीं से ये स्रावित होने लगा। ठीक है, अभी इसके क्या कार्य हैं वो आप आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं पीनियल ग्रंथ। तो पीनियल ग्रंथ क्या होती है? यह जो पीनियल ग्रंथ होती है यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। जैसे जब आप लोग का एग्ज़ाम होता है तो उसमें सबसे छोटी में ज़्यादातर ये होता है कि आप लोग पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्रंथ बोलते हैं उसको लगा देते हैं, लेकिन क्योंकि इस वजह से क्योंकि उसमें पीनियल ग्रंथ नहीं लिखा होता है, लेकिन जब पीनियल ग्रंथ लिखा होएगा तो आप इसे सबसे छोटी ग्रंथि में लगाएंगे। ठीक है, ये पीनियल ग्रंथि होती है जो
आपका ये पीनियल ग्रंथ कहाँ पे होती है? ये आपके दोनों जो आपका मस्तिष्क होता है इसके बीचों बीच में होती है। यह हमारी सबसे छोटी ग्रंथि होती है और मस्तिष्क में पाई जाती है। यह क्या करती है, इससे मेलाटोनिन तथा सेरोटोनिन नामक 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ये जो आपकी पीनियल ग्रंथि होती है इससे आपके ये एक देखिए लिखा है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन 2 हार्मोन्स निकलते हैं। तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या है? ये एक पिगमेंट है, त्वचा वर्णक है। मेलाटोनिन जब जो व्यक्ति ज़्यादा काला होएगा, ठीक है, मतलब मान लीजिए जिसका रंग ज़्यादा काला है तो या इस मेलाटोनिन की अधिकता के कारण है, यानी उसमें मेलाटोनिन हार्मोन्स अधिक स्रावित हो रहा है। और जो व्यक्ति थोड़ा कम काला है तो उसमें मेलाटोनिन हार्मोन्स कम स्रावित हो रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति काला होएगा या गोरा होएगा या इसके मेलाटोनिन हार्मोन्स पर निर्धारित करता है, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन्स की वजह से मेलेनिन नामक जो त्वचा वर्णक है वो निकलता है, जो व्यक्ति के रंग को दर्शाता है कि वह काला होगा या गोरा होगा, ठीक है। तो आपकी पीनियल ग्रंथि क्या कार्य कर रही है? तो यह आपके मेलाटोनिन हार्मोन्स को स्रावित कर रही है, जो आपके मेलेटिन नामक जो त्वचा वर्णक हो उसको नियंत्रित कर रहा है। जब यह मेलेटिन नामक त्वचा वर्णक अधिक हो जाएगा तो व्यक्ति अधिक काला हो जाएगा, और जब ये मेलेटिन नामक वर्णक कम होएगा तो व्यक्ति कम काला होएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आपके मेलाटोनिन के साथ में आपका ये सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स भी निकालता है। यानी पीनियल ग्रंथि जो है आपके 2 हार्मोन्स, एक मेलाटोनिन दूसरा सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन हार्मोन्स को भी निकालता है। यह सेरोटोनिन हार्मोन्स क्या करता है? यह जो बच्चों में नींद लाने में सहायता करता है, ठीक है। ये क्या करता है? बच्चों में नींद लाने में सहायता करता है। आप देखिए जब छोटे बच्चों में को ऐसा ऐसा करके हिलाया जाता है ना, तो छोटे बच्चों में यही जो आपकी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, यह बहुत अधिक सक्रिय होती है, जिस वजह से इनमें से सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स निकलने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत आसानी से सो जाते हैं, ठीक है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो यह अधिक सक्रिय होती है, जिस कारण बच्चे ज़्यादा सोते हैं। जबकि जो हम लोग हैं जो बड़े हो जाते हैं वो लोग कम सोते हैं, इस वजह से क्योंकि ये जो सेरोटोनिन हार्मोन्स है ये कम निकलता है, और इस समय ये पीनियल ग्रंथि अधिक सक्रिय नहीं रह जाती है। और जब हम लोग छोटे से होते हैं यानी बच्चे के रूप में होते हैं तब यह ग्रंथि अधिक सक्रिय होती है। तो आपने क्या भी समझा कि आपका हाइपोथैलेमस है, जो कि हाइपोथैलेमस सबसे बड़ी ग्रंथि मानी गई है, क्योंकि उसका कार्य क्या है? वह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य कर रही है, ठीक है। और उसका जो वो दो हार्मोन बना रही है, तो वो आपके हार्मोन्स बनाने का कार्य कर रही है, एंटी डायूरेटिक और साथ में ऑक्सीटोसिन, और वो पश्च पिट्यूटरी को आपको दिए दे रही है, और पृष्ठ पिट्यूटरी से वो यानी पीयूष ग्रंथि के पीछे के हिस्से को दिए दे रही है, और वहीं से ये स्रावित हो रहे हैं, वहीं से हार्मोन्स कार्य कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने पीनियल ग्रंथि देखी। पीनियल ग्रंथि क्या कर रही है? पीनियल ग्रंथि आपका 2 कार्य कर रही है, एक मेलाटोनिन दूसरा सेरोटोनिन हार्मोन्स निकाल रही है। मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या कर रहा है? वो त्वचा को त्वचा पिगमेंट प्रदान करना है। मेलाटोनिन के कारण से व्यक्ति काला और गोरा होता है। सेरोटोनिन क्या कर रहा है? जो नींद लाने में सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो आप ये दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद में देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है? यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, और यह शरीर के इसमें आपने पढ़ा कई, और आपने हाइपोथैलेमस में क्या पढ़ा? पूरी। मतलब हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां सबको नियंत्रित कर रहा है, जबकि यह शरीर की कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। तो आप इससे ये समझ गए होंगे कि पीयूष ग्रंथि से भी बड़ा है आपका हाइपोथैलेमस। कौन है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि क्या कर रहा है? यह मस्तिष्क के कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, मतलब कई अंतःस्रावी ग्रंथियां उनको नियंत्रित कर रहा है, लेकिन सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित नहीं कर रहा है। लेकिन जो आपका हाइपोथैलेमस है वो आपकी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक है अग्र पीयूष और दूसरा है पश्च पीयूष, ठीक है। तो आपका जो अग्र पीयूष वाला हिस्सा है, तो यह पीयूष ग्रंथि का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसमें से कई महत्वपूर्ण हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे TSH जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। दूसरा है ACTH जिसको कहेंगे एडनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। तीसरा आपका है FSH, और चौथा आपका LH। तो ये जो आप FSH पढ़ना है और LH पढ़ना है, ये आपके गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं। आपके जो है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है, ये FSH और LH, ये दोनों उसमें आते हैं, यानी जनन ग्रंथि से संबंधित हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं
FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स तथा और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्राव करते हैं। ये कौन कर रहा है? ये आपका अग्रपीयूष यानी पीयूष ग्रंथि का आगे का जो हिस्सा है, या TSH, ACTH और FSH, LH, प्रोलैक्टिन इन हार्मोन्स का स्राव कर रहा है। ठीक है, यानी इन हार्मोन्स को निष्कासित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, ये देखिए मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, और बाकी इसके हिंदी में नाम यही है, इंग्लिश में भी नाम यही है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ये आपने क्या देखा, पीयूष ग्रंथि का अग्र हिस्सा यानी कि अग्रपीयूष। ठीक है, अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि का पश्च पीयूष। मैंने आपको अभी आगे भी बताया था कि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो आपके दो हार्मोन्स यानी कि एंटीडायूरेटिक ADH हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को बनाता है, तो इसको स्रावित करने का कार्य आपका जो है पश्च पीयूष करता है। क्योंकि यह जो है बनाने का कार्य इसने किया और उसको पश्च पीयूष को दे दिया और पश्च पीयूष में ही संग्रहित रहा और वहीं से स्रावित हुआ। तो आपका पश्च पीयूष ने क्या किया का, यह हार्मोन्स के निर्माण के बजाय हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होने वाले दो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और एंटीडायूरेटिक ADH हार्मोन्स को संग्रहित और स्रावित करना है। यानी कि पश्च पीयूष ने किसी भी हार्मोन्स को बनाया नहीं है, जो हाइपोथैलेमस ने बनाया। हाइपोथैलेमस ने दो हार्मोन्स बनाया, ऑक्सीटोसिन और एंटीडायूरेटिक, और उसको संग्रहित कर लिया और उसको स्रावित करने का कार्य आपका पश्च पीयूष करने लगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं थायराइड ग्रंथि, जिसको हम लोग हिंदी में अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यह आपने क्या देखा, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पे जब अंतःस्रावी पूछा जाए तो आपकी थायराइड ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो वो आपकी लीवर है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, वो आपकी थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, वैसे आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर कही जाती है, लेकिन सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि की अंतःस्रावी ग्रंथि की बात जब आएगी तो वो आपकी थायराइड ग्रंथि होगी। यह क्या करती है, यह थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करती है। ठीक है, थायरोक्सिन का निर्माण टायरोसिन प्लस आयोडीन से मिलकर बनता है। तो जो हम आप लोग को सबको पता होगा कि जो हम आयोडीन नमक के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में जो लेते हैं आयोडीन, तो आयोडीन और टायरोक्सिन ये दोनों मिलकर जो है आपका थायरोक्सिन का निर्माण करते हैं। थायरोक्सिन का क्या कार्य है तो आपको सबको पता होगा कि जो है थायरोक्सिन हमारे शरीर में चयापचय के लिए सहायक है, शरीर के वृद्धि विकास के लिए सहायक है। अब आपके जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी से घेंघा और तथा बच्चों में क्रिटिनिज्म तथा मिक्सिडिमा नामक रोग हो जाता है। तो घेंघा में क्या होता है, जो गला होता है उसमें सूजन आ जाती है। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो जाते हैं। और मिक्सिडिमा में आपका मेटाबॉलिक सिस्टम पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। और जब इसकी आयोडीन की अधिकता हो जाती है तो हाइपोथैलेमिक गॉइटर हो जाता है। हाइपोथैलेमिक गॉइटर क्या होता है, इसमें आंखें बाहर की ओर निकलने लगती हैं, उसको हाइपोथैलेमिक गॉइटर कहते हैं। ठीक है, तो कमी से आयोडीन की जब कमी हुई तो घेंघा, क्रिटिनिज्म और मिक्सिडिमा होएगा, और इसकी जब अधिकता हुई तो उसकी वजह से हाइपोथैलेमस गॉइटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देखा, आपने हाइपोथैलेमस देखा, पीनियल ग्रंथि देखा, पीयूष ग्रंथि देखा, पीयूष ग्रंथि के दो हिस्से देखे, अग्र पीयूष देखा, पश्च पीयूष देखा। अग्र पीयूष से कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, पश्च पीयूष से कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, इसको देख। फिर आपने थायराइड ग्रंथि देखा, थायराइड ग्रंथि आपका थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के वृद्धि विकास के लिए, चयापचय के लिए, शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए, सबके लिए आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में पैराथायराइड ग्रंथि, जिसको आप लोग पारा अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, ये देखिए, हाँ, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड के पीछे पैराथायराइड नामक आपकी ग्रंथि पाई जाती है। या पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है इस पैराथायराइड ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का कोई नियंत्रण नहीं होता। मैंने आपको ये बताया था कि हाइपोथैलेमस हमारी सबसे बड़ी मस्तिष्क का हिस्सा है, जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि में माना जाएगा। मतलब उसको आप बाबा के तौर पे, इसको आप पापा के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि तो कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित कर रही है, लेकिन सभी को नियंत्रित नहीं कर रही है। लेकिन जो आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो आपकी सभी ग्रंथियों को नियंत्रित कर रही है। ठीक है, तो आपका जो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण है, वो पीयूष ग्रंथि आपकी
जो है आपकी पैराथायराइड ग्रंथि को नियंत्रित नहीं कर रही है, जिसका वजह से हाइपोथैलेमस सबसे बड़ी और दूसरे नंबर पे आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है, मतलब ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है जो थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है, इस पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है और इससे जो है आपका थायरॉक्सिन वो पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा था, ये पैराथायरॉक्सिन ग्रंथि है तो इससे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होएगा। ठीक है, तो यह क्या कार्य करेगा, यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, आपका जो ये पैराथायराइड ग्रंथि है यह आपके कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो आपका ये पीयूष ग्रंथि है यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित नहीं कर रहा है, सभी में ये आपकी जो पैराथायराइड ग्रंथि है उसको नियंत्रित नहीं कर रहा है, जबकि आपका हाइपोथैलेमस सभी को नियंत्रित कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस सबसे बड़ी हो गई, उसके बाद में आपकी पीयूष ग्रंथि हुई। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि बहुत सी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित कर रहा है, अतः इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलेंगे। ठीक है, आपकी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और यह जो है आपका जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलेगा यह हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। उसके बाद में आप देखिए थाइमस ग्रंथि। तो यह जो है हमारी थाइमस जो ग्रंथि होती है ये हमारी छाती यानी वृक्ष जो बीच में जहाँ पे फेफड़े आपके होते हैं लंग्स, वहाँ पे वृक्ष छाती में पाई जाती है। या थाइमोसिन जो देखिए थायराइड ग्रंथि थी वह थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकाल रही थी, पैराथायराइड ग्रंथि थी वो पैराथोरॉक्सिन हार्मोन्स निकाल रही थी, और ये आपकी थाइमस ग्रंथि जो है वह थाइमोसिन तथा थाइमुलिन हार्मोन्स का निर्माण करती है। ठीक है, जिसमें मेनली इसको बोला जाता है थाइमोसिन। ये ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका जो थाइमस ग्रंथि है थाइमोसिन हार्मोन्स का निर्माण करती है। ये कार्य क्या करता है, ये आप शरीर में प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। ठीक है, तो जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं इसमें ये जो हार्मोन्स होता है उनका सिक्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनमें लिम्फोसाइट ज़्यादा मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से ये लोग कम बीमार करते हैं। लिम्फोसाइट का क्या कार्य होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, जिससे शरीर रोगों से बचा रहता है। मैंने आपको लिम्फोसाइट का अच्छे से बताया था, जिससे हमारा शरीर रोगों से बचा रहता है। 15 वर्ष की आयु के बाद में यह ग्रंथि जो होती है थाइमस ग्रंथि उतनी अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आदमी जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है। वहीं आप देखिए बच्चों को ज़मीन से कुछ भी उठाते हैं कुछ भी खाते हैं लेकिन वो जल्दी बीमार नहीं होते, क्योंकि उनमें क्या होता है उसमें थाइमस ग्रंथि अधिक थाइमस ग्रंथि से जो थाइमोसिन हार्मोन्स होता है उसका सिक्रेशन अधिक हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका लिम्फोसाइट का निर्माण हो रहा होता है जो आपके जो है आपके शरीर को रोगों से बचाने का कार्य कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या क्या देखा, आपने हाइपोथैलेमस देखा, पीनियल देखा, पिट्यूटरी ग्रंथि देखा, उसके बाद आपने थायराइड देखा, पैराथायराइड ग्रंथि देखा और ये थाइमस ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि में यह जो है यह जो आपके दो वृक्क होते हैं जिसको हम लोग किडनी भी बोलते हैं, तो आपके वृक्क के ऊपर इस तरीके से देखिए, आपकी इस तरीके से ऐसे किडनी होती हैं और इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से आपके जो है अधिवृक्क ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यह दोनों वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि हैं कि देखिए ये वृक्क के ऊपर पाई जाने जो दोनों किडनी होती हैं उनके ऊपर पाई जाती हैं, तो इन्हें अधिवृक्क कहते हैं। यह दोनों वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है, जो ये ग्रंथि होती है इससे एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है। तो इसमें जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ये दो भागों में विभाजित होती है, एक कार्टेक्स वाला हिस्सा होता है, एक मेडुला वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो आपका जो मेडुला वाला हिस्सा होता है यानी इस साइड में मेडुला वाला जो आपका हिस्सा होता है उससे आपका इसमें एक कार्टेक्स होता है, दूसरा मेडुला वाला हिस्सा होता है। मेडुला वाले हिस्से से आपके एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है। यह हार्मोन्स आपके आपातकाल की स्थिति में सहायता प्रदान करता है, आपातकाल की स्थिति में निकलता है। इसमें होता है क्या, जब इंसान को बहुत तेज़ से गुस्सा आता है, ठीक है, तो आपके एड्रेनलिन ग्रंथि से आपका ये एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है। अतः इसे फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो आपको पता ही होगा कि इससे बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब इंसान गुस्से की स्थिति में होता है तो आपका ये आपका जब गुस्से की स्थिति में होता है वह मनुष्य, तो आपका ये अधिक आपका जब मनुष्य गुस्से की स्थिति में होता है
तो आपका जो है ये हार्मोन अधिक स्रावित होता है, जिसकी वजह से इसको फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। और यह बीपी को बढ़ा देने का कार्य करता है। तो आपका आपका जो एड्रिनल ग्रंथि होता है उसका कार्टेक्स हिस्सा होता है और मेडुला वाला हिस्सा होता है। तो ये आपका मेडुला वाले हिस्से से आपका ये एड्रिनल हार्मोन निकलता है, मेडुला वाले हिस्से से, ठीक है। वहीं आपके कार्टेक्स वाले हिस्से से कई शरीर के जीवन रक्षक हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। आपके कार्टेक्स वाले हिस्से से अनेक से जीवन रक्षक हार्मोन्स निकलते हैं और आपके जो मेडुला वाला हिस्सा होता है उससे एड्रेनलिन एक हार्मोन्स निकलता है, जिसको एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। उसके बाद में देखते हैं जनन ग्रंथि। उसके बाद बस जनन ग्रंथि तक ही देखेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को भी डिफिकल्ट होएगा। उसके बाद में हम एक नेक्स्ट सेकेंड पार्ट बना देंगे, उसमें हम पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं जनन ग्रंथि यानी गोनाड ग्लैंड, ठीक है। जनन ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं शरीर में, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो आपके प्रोटीन से बने हुए होते हैं। लेकिन आपके जो ये जनन हार्मोन्स होते हैं वो आपके स्टेरॉइड से बने होते हैं, ठीक है। इसमें महिला तथा पुरुष में अलग अलग जनन ग्रंथि होती है, जिनमें से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो आपके मेल की जो जनन ग्रंथि होती है वो टेस्टिस, ये मनुष्य जो पुरुष का ये शरीर का महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है टेस्टिस, और इसको ग्रंथि भी माना जाता है, ठीक है, टेस्टिस, जिसको हम हिंदी में वृषण भी बोलते हैं। तो यह जनन ग्रंथि जो होती है, देखिए, यह जनन ग्रंथि जो होती है आपकी मेल में पाई जाती है, या जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करती है। देखो मेल में दो ही आपके हार्मोन्स निष्कासित होते हैं, उसमें एक है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है एंड्रोजन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो आपके स्पर्म का निर्माण करने में, और साथ ही साथ जो पुरुष में जो यौन विशेषताएं होती हैं, यौन इच्छाओं में का विकास करने के लिए जिम्मेदार होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। आपके स्पर्म के निर्माण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निर्माण में सहायक होते हैं। उसके साथ में आपका दूसरा हार्मोन्स पाया जाता है, एक ये एंट्रोजन जो होता है, जो स्पर्म का निर्माण करने में, उत्पादन करने में सहायक हुआ टेस्टोस्टेरोन, और इसका नियमन करने का कार्य एंट्रोजन ने किया। आपके स्पर्म का निर्माण का कार्य टेस्टोस्टेरोन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से स्पर्म का निर्माण होता है और पुरुष में यौन इच्छाओं में वृद्धि होती है, और जबकि एंट्रोजन जो आपका होता है वो आपके स्पर्म का नियमन या नियंत्रण करता है, ठीक है। उसके बाद में फीमेल की जनन ग्रंथि, इस ओवरी फीमेल की जनन ग्रंथि भी है और फीमेल का महत्वपूर्ण अंग भी है, ठीक है, ओवरी, अंडाशय। तो मैंने आपको बताया था कि जब मेल और फीमेल यानी पुरुष का आपका उसका मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब आपस में निषेचित होता है, आपस में मिलता है, तभी आपके नए भ्रूण की उत्पत्ति होती है, यानी नए बच्चे का निर्माण होता है, ठीक, नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब आपके ओवरी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अंडाशय, तो महिला की इस ग्रंथि से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। इसमें कौन से? महिला की इस ग्रंथि से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। तो महिला की इस ग्रंथि में एस्ट्रोजन जो हार्मोन निकलता है, यह मासिक धर्म को बनाए रखता है और ओवम के निर्माण में मदद करता है। आपका जो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन था वो स्पर्म के निर्माण में सहायक था, और जो महिला में एस्ट्रोजन था वह आपके ओवम के निर्माण में सहायक है, ठीक है। और दूसरा हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरोन को आप प्रोटेक्ट के नाम से समझ सकते हैं, कि मतलब ये क्या करता है, बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है, उस बच्चे की माँ के गर्भ में जो रक्षा होती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के माध्यम से ही होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, जो बच्चा माँ के गर्भ में है, जब बच्चे का जन्म का समय आता है, यानी 9 महीने बीत जाते हैं, तो यह रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है जन्म के समय गर्भाशय की मांसपेशियों को फैला देता है, जिससे प्रसव प्रक्रिया में बहुत आसानी हो जाती है। रिलैक्सिन के साथ में आगे हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीटोसिन किस प्रकार से मिलकर आपके जो प्रसव की प्रक्रिया है उसको सरलता सघनता से करा देता है, ठीक है। क्योंकि रिलैक्सिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं, ये उसको ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन बोलते हैं, जो आपके पश्च पिट्यूटरी से निष्कासित हो रहा था। अब बस आपको इतना देखना रह गया है कि पश्च पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और अग्र पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके कार्य क्या 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 है। यहाँ पे अब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। आप सेकंड पार्ट में हम आपको ये समझा देंगे कि पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से और पश्च भाग से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पे,
आपने देखा यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि पे हाइपोथैलेमस जो दो जो आपके हार्मोन्स है उनका निर्माण कराता है, एंटी डायूरेटिक तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके कार्य में भी आगे आपको बताएंगे, जो पश्च पिट्यूटरी का हिस्सा होगा उसके माध्यम से, ठीक है। पीनियल ग्रंथि आपने देखा, इसमें से मेलाटोनिन हार्मोन्स और सेरोटोनिन हार्मोन्स निकल आता है। इसमें एक त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य कर रहा था, दूसरा नींद लाने में सहायता था। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसमें जो कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा था। इसमें अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी दो हिस्सों में विभाजित था। अग्र पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकल रहे थे और इनके बारे में